नमस्कार, मैं किरण, हिंदी शिक्षिका, सरकारी मिडिल स्कूल, भूमाल, लुधियाना। आज की हिंदी की कक्षा में हम करेंगे पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन। पत्र हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सभी को कभी न कभी पत्र लिखने पड़ जाते हैं। दूर रहने वाले संबंधियों, मित्रों, परिचितों तक संदेश भेजने या उनकी कुशलता जानने के लिए पत्रों का सहारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों, संपादकों और व्यापारिक संस्थानों को भी पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। इस कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए अभ्यास और परिश्रम की आवश्यकता होती है। पत्रों के प्रकार। मुख्य रूप से पत्रों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है: अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हाल चाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है। इन में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध न हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों में केवल काम की बात करना, स्पष्टता अर्थात पत्र प्राप्त करने वालों को बात आसानी से समझ आए ऐसी भाषा का प्रयोग तथा स्वतः पूर्णता अर्थात पूरी बात एक ही पत्र
में कहने की अपेक्षा या उम्मीद की जाती है। औपचारिक पत्रों के प्रकार। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। नंबर 2, कार्यालयीय पत्र। जो पत्र कार्यालयीय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के मुख्याध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अध्यक्ष, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। नंबर 2, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों जैसे कुशल मंगल, समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। नंबर 3, पत्रों का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। नंबर 4, पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। नंबर 5, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर तथा क, ख, ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। नंबर 6, पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। नंबर 7, पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि लयबद्धता बनी रहे।
नंबर 8, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र प्रारूप के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। नंबर 1, सेवा में लिखकर पत्र प्रापक। पत्र प्रापक का अर्थ होता है पत्र पाने वाला का पद, नाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। नंबर 2, विषय जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखें। नंबर 3, संबोधन। जिसे पत्र लिखा जा रहा है महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टापूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। नंबर 4, विषय वस्तु। इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद सविनय निवेदन यह है कि से वाक्य आरंभ करना चाहिए। फिर अपनी समस्या के बारे में लिखें। दूसरा अनुच्छेद, आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखें। नंबर 5, हस्ताक्षर व नाम, धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अंत में भवदीय या भवदिया या प्रार्थी आदि लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें। नंबर 6, प्रेषक जिसका अर्थ होता है भेजने वाला का पता, शहर का मोहल्ला या इलाका, शहर, पिन कोड आदि। नंबर 7, अंत में दिनांक लिखनी चाहिए। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति अर्थात आरंभ में लिखे जाने वाले आदर सूचक शब्द, अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रशस्ति आरंभ में लिखे जाने वाले आदर सूचक शब्द जैसे श्रीमान, मान्यवर, महोदय आदि। अभिवादन औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। समाप्ति आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या भवदीय, भवदिया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी आदि।
तो बच्चों, आज आपने जाना कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं और पत्र लिखते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज हम करेंगे संपादक के नाम पत्र। जन चेतना मुंबई के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव संबंधी एक पत्र लिखिए। सेवा में मुख्य संपादक जन चेतना मुंबई। दिनांक में आपने जो वर्तमान तिथि है वही लिखनी है। विषय सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव संबंधी पत्र। मान्यवर, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र जन चेतना के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव देना चाहता हूँ। आजकल सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। सड़कों पर आम आदमी का चलना दूभर हो गया है। नकली लाइसेंस धारकों, अप्रशिक्षित वाहन चालकों तथा नशेड़ियों के द्वारा खतरनाक व बिना यातायात के नियमों का पालन किए जाने पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार अधूरे कागजात होने के कारण वाहन चालक चालान के डर से तेज़ी से बच निकलने के कारण भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ट्रकों, ट्रॉलियों, रेहड़ियों आदि पर अनुचित ढंग से ज़रूरत से अधिक लादा गया सामान तो अक्सर दुर्घटना का कारण बनता है। इसके अलावा वाहनों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी चिंता का विषय है। निरंतर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात कर्मचारियों को गलत पार्किंग करने वालों, निर्धारित
गति से तेज़ वाहन चलाने वालों, नशेड़ी चालकों व अन्य यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो निर्धारित चालानों की संख्या को पार कर जाता है, उसका सदा के लिए लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि प्रशासन इस दिशा में सख्त होगा तो किसी की क्या मजाल कि वह नियमों की अवहेलना करे। इसके अतिरिक्त समय समय पर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना चाहिए। आशा है कि समाचार पत्र में इस लेख को पढ़कर जनता व प्रशासन इस ओर ज़रूर ध्यान देगी। सधन्यवाद। विराट कुमार। हस्ताक्षर शिवाजी नगर, मुंबई। मोबाइल नंबर। तो बच्चों, अब हम करेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद करने से पहले हम यह जानेंगे कि अनुच्छेद किसे कहते हैं और इसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है। अनुच्छेद लेखन गद्य की एक विधा है। जब किसी सूक्ति, विचार, घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सुसंगठित एवं सारगर्भित ढंग से लिखा जाता है, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। निबंध और अनुच्छेद में वही अंतर है जो नाटक और एकांकी तथा उपन्यास और कहानी में है। निबंध में जहाँ विषय से संबंधित विचारों को समग्र रूप से बांधा जाता है, वहीं अनुच्छेद में विषय को संतुलित एवं सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। छोटे छोटे वाक्य एवं कसी हुई रचना अनुच्छेद लेखन की
मुख्य विशेषताएं हैं। अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, अनुच्छेद के विषय पर कुछ समय विचार करना चाहिए। नंबर 2, व्याकरण के नियमों का ध्यान रखते हुए विचारों को लिखना चाहिए। नंबर 3, अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे व प्रभावशाली होने चाहिए। नंबर 4, अनुच्छेद लेखन में शुरू से अंत तक एक ही अनुच्छेद होना चाहिए। नंबर 5, अनुच्छेद लेखन में भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती, अतः सीधे विषय से ही शुरू करना चाहिए। अब हम करेंगे अनुच्छेद भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध। भारत पूरे में अहिंसा, शिक्षा, शांति, धर्म और सद्भावना के लिए जाना जाता है, किंतु कन्या भ्रूण हत्या जैसे अनैतिक एवं अमानवीय कुकृत्य से इस देश की महानता खंडित हुई है। विज्ञान की अल्ट्रासाउंड तकनीक ने जन्म से पूर्व ही भ्रूण लिंग की जानकारी देकर कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है। खेद की बात तो यह है कि अशिक्षित व गरीब लोगों के साथ साथ शिक्षित व संपन्न वर्ग भी इस कुकृत्य में संलिप्त है। आज भी अधिकांश लोग कन्या के जन्म पर शोक मनाते हैं या उसके जन्म से संतुष्ट नहीं होते। एक तरफ तो लोग नवरात्रों में बालिकाओं का पूजन करते हैं, पर दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम देकर दोहरे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। लोगों को यही लगता है कि पुत्र ही वंश को आगे बढ़ाता है और बुढ़ापे का सहारा है, जबकि सच यह है कि लड़की शादी के बाद दोनों कुलों को रोशन करती है। भ्रूण हत्या अनैतिक ही नहीं अपितु अपराध भी है। इस अपराध से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कानून भी बनाए हैं, लेकिन केवल कानून बना देना ही समस्या का समाधान नहीं है। लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद।